जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है आध्यात्म का, जीवन में शांति का, जिसे देखा नहीं जा सकता, बस केवल महसूस किया जा सकता है। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं तुलसीदास जी की इन पंक्तियों से करना चाहूंगा। परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों के हित में किया गया हर कदम सबसे बड़ा धर्म है और किसी को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। और आज हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन को परहित, सेवा और सकारात्मकता के रास्ते पर समर्पित कर दिया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर से आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी बनने तक की उनकी जर्नी न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि आत्मचेतना और आंतरिक शांति का सुंदर संदेश भी देती है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अभिषेक सोती जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी। तो अभिषेक जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। जरा अपने बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में हमारे साथ कुछ बातें शेयर कीजिए प्लीज। हाँ, मेरा बचपन, लखनऊ की पैदाइश है मेरी, और उसके बाद पापा ओएनजीसी में ट्रांसफर हुए, आसाम में बीता। शुरुआती जीवन में ही मुझे अस्थमा काफी सीवियर रूप से रहता था, और उसके बाद हम लोग बॉम्बे में रहे। तो बॉम्बे में केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। वहां पे बहुत ही एक ही बहुत शाय बच्चे के रूप में, एक बहुत ही अपने में सीमित इंट्रोवर्ट कह सकते हैं आप। शुरुआती जीवन कुछ ऐसा था कि अपने आप में ही रहता था मैं, और कई सारी ख्वाहिशें थी, इच्छाएं थी, मगर वो अपने जीवन में कभी ऐसा जाना नहीं था, समझा नहीं था कि किस तरह से अपनी इन इच्छाओं को मैं पूरा कर सकता हूँ। तो अपने जीवन को बिताता जा रहा था अपने अकेलेपन में ही। अभिषेक जी, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लखनऊ से हैं, क्योंकि जैसे ही आपने बोलना शुरू किया मुझे लग गया कि ये जो जुबान जो साफ होती है वो लखनऊ वालों की ही होती है। तो चूंकि मेरा भी साबका लखनऊ से काफी है, तो बड़ा बड़ा मजा आ गया मुझे। आपकी आवाज सुनते ही लग गया कि आप राजस्थान के तो कम से कम नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और स्कूल और कॉलेज के दिनों में आप किस तरह के स्टूडेंट थे? आपने बताया कि आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। तो स्कूल और कॉलेज में अगर हम पढ़ाई के संदर्भ में देखें तो मैथ्स बहुत प्रिय सब्जेक्ट था मेरा। साइंस और मैथ्स में हमेशा अच्छे मार्क्स लाना, 85, 88% या 90% तक मेरे मार्क्स रहे, 10th में भी, 12th में भी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो जिसको कहते हैं ना, जिनमें रटना पड़ता था, उन सब्जेक्ट से मैं दूर ही रहता था थोड़ा। और बाकी जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ा अपने आप में समय ज्यादा बिताता था, अकेलेपन में। कभी उसको पॉजिटिव रूप में भी देखा जा सकता है और थोड़ा नेगेटिव रूप में भी। कई बार इतना कि अकेला रहता था कि कभी स्टेज पर आया नहीं, कभी कोई बातचीत करी नहीं लोगों के सामने। 2 लोग भी सामने आ जाते थे तो लगता था कि कैसे उनसे खुल के बातचीत करे। तो ऐसा मेरा जीवन व्यतीत होता था कॉलेज के दिनों में भी। बहुत मतलब आपने बड़ा डायगनली अपने आप को, लाइफ को ले गए हैं। खैर, चलिए आगे बातचीत करते हैं। आपने एमसीए किया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैरियर शुरू किया, तो उस वक्त आपकी जिंदगी की दिशा क्या थी? क्या सोचा था आपने कि इसी लाइन में आगे चलते रहेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा? बिल्कुल, जब मैंने एमसीए में एडमिशन लिया, उस समय
और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर भी शुरू हो गया, उस समय मुझे लगता था मैं अपना जीवन बस कंप्यूटर के सामने प्रोग्रामिंग करूंगा और कहीं ना कहीं यही सपने रहते थे कि कौन सी कंपनी में काम करेंगे, विदेश में कहाँ जाएंगे, यूएसए में सेटल हो जाएंगे, कुछ एक आध फ्लैट्स खरीद लेंगे, गाड़ियां कौन कौन सी खरीदूंगा। यानी जब मेरा शुरुआती समय था वो इन्हीं सब चीजों में बीतता था और जीवन की दिशा यही थी कि बस अपने लिए क्या करना है, मुझे क्या हासिल करना है, बस ये इसी चीज के विषय के बारे में सोचता रहता था। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके जीवन की डायरेक्शन कैसे बदली है। तो इसी जीवन की दिशा के बारे में हम कोई एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। अभिषेक जी थोड़ी सी देर यहाँ रुक जाते हैं, एक गाने का आनंद लेते हैं। जी। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया। तेरे आंसुओं को समझ ना सकेगी, तेरे आंसुओं पे हंसेगी ये दुनिया, हंसेगी ये दुनिया। ला 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 ला। सूरज की किरणों ने जग में किया सवेरा, सूरज की किरणों ने जग में किया सवेरा। दीपक जो हंसने लगा तो हो गया दूर अंधेरा, हो गया दूर अंधेरा। जगमगाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया। अभिषेक जी, आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने वो नौकरी छोड़ दी और आर्ट ऑफ लिविंग को अपना जीवन समर्पित कर दिया? कुछ इसके बारे में बताएंगे हमें? मैं जब 5th सेमेस्टर में था उस समय मुझे ऐसा लगने लगा, जब मेरा एमसीए चल ही रहा था उस समय मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं शायद ये एमसीए पूरा नहीं कर पाऊंगा। एक तो कंपटीशन इतना ज्यादा अधिक महसूस कर रहा था मैं, क्योंकि मैं एमसीए कर रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ बी लेवल भी डॉइक सोसाइटी से जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता था वो भी कर रहा था। साथ ही साथ इंडस्ट्री में एक और एजुकेशन में प्राप्त कर रहा था सर्टिफिकेशन कोर्स, यानी 3 एग्जाम्स मुझे देने पड़ते थे। और उस समय मैं ऐसा अकेलापन भी महसूस कर रहा था कि मुझे लग रहा था मैं फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा हूँ, अपने में सीमित हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत इंट्रोवर्ट रहा था, तो मुझे लगा कि मुझसे ये सब हो नहीं पाएगा। और उसी वक्त मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का पहला प्रोग्राम करने को मिला, जिसको हैप्पीनेस प्रोग्राम अभी कहते हैं। और वो हैप्पीनेस प्रोग्राम जस्ट करते ही उसका सेकेंड लेवल एक डीएसएन प्रोग्राम करने का भी मौका मिला। तो ये प्रोग्राम्स, मैं जयपुर में पढ़ता था और ये प्रोग्राम्स हुए थे जोधपुर में, जहां मेरे फादर जॉब में थे ओएनजीसी में। और जैसे ये प्रोग्राम्स मैंने करे एक के बाद एक, फिर तो मैंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं, है ना। मैं एमसीए भी कंप्लीट कर पाया, फिर मैं जॉब भी ज्वाइन कर लिया
अब जॉब को मेरे को करीब करीब 6 महीने हो गए थे, तब मुझे लगने लगा कि जो चीज मैं सोचता था मैं केवल कंप्यूटर के सामने प्रोग्रामिंग करता रहूंगा, उसके विपरीत सोचने लगा। मुझे लगा मैं मेरा जीवन केवल कंप्यूटर के सामने प्रोग्रामिंग करते हुए नहीं बिता सकता। जो मुझे इतना खूबसूरत चीज मिली है, जिसके लिए मैं बचपन में सोचता था कि मेरी जो इच्छाएं हैं कि मैं पब्लिक के सामने जाऊं, अपने आप को व्यक्त करूं, लोगों को मोटिवेट करूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपने आप को, उस समय ये शायद वर्ड भी मेरे जहन में नहीं था, मगर ऐसी कुछ कल्पनाएं थी मेरी। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे आर्ट ऑफ लिविंग से मिल रहा है, और कुछ और ऐसा प्लेटफॉर्म इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरे थ्रू और भी ऐसे युवक हैं जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्ट्रक हैं, अटके हुए, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। जैसे मैं तो गड्ढे में गिरने ही वाला था, सही वक्त पे मान लो किसी ने हाथ पकड़ा हो और मैं खड़ा हो गया, जीवन में आगे बढ़ने लगा। तब मुझे लगा कि मुझे अपना जीवन आर्ट ऑफ लिविंग को समर्पित कर देना है और इस कार्य को समर्पित कर देना है। सो तब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं फुल टाइम हो जाऊं, पर फुल टाइम होने के लिए बाधा ये थी कि गुरुदेव जब तक परमिशन नहीं देते तब तक फुल टाइम हो नहीं सकते, और गुरुदेव को परमिशन देने के लिए गुरुदेव अक्सर पूछते हैं कि फैमिली कैसी है, फैमिली परमिशन दे रही है कि नहीं, तो दोनों तरफ मनाना था। तो धीरे धीरे घटनाएं ऐसी घटित हुई कि दोनों तरफ से परमिशन आई, और गुरुदेव भी जब ने कहा हाँ तुम फुल टाइम हो सकते हो, पेरेंट्स ने भी जब कहा फुल टाइम हो सकते हो इनिशियली, तो मैं फुल टाइम हो गया। और तब से अपना, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ समर्पित किया है, क्योंकि मैंने कुछ एक्चुअली कुछ बहुत सुंदर जीवन का रास्ता अपनाया है, और कुछ जो ट्रिवियल था, जो सामान्य सा जीवन हर कोई जीता है, या मेरे फ्रेंड उस समय जिस राह पे थे, तो मुझे उस समय वो लगा वो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो ये मिल रहा है, जो हो रहा है, तो बहुत बड़ा कुछ अवसर है। तो बड़ी आसानी से मैंने अपनी जॉब छोड़ी और इसमें ज्वाइन हो गया। बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही प्रेरक है, दोनों बातें हैं। तो अब थोड़ा सा आपने जो कहा उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब आपने ये बताया कि अब आप फुल टाइम आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी बनने जा रहे हैं या आप गुरुदेव से जुड़ने जा रहे हैं, तो फैमिली में या परिवार में क्या प्रतिक्रिया थी, क्या उन लोगों का रिएक्शन था इसके बारे में? हाँ, पहला रिएक्शन तो ये था, फादर ने यस बोल दिया और बोले ठीक है तुम जोधपुर आ जाओ। और जोधपुर में फादर मदर दोनों रहते थे, उनके साथ मैं जोधपुर चला गया। और वहां पे क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी फुल टाइम बनने से पहले कि आपको 6 महीने सेवा कार्य करने होंगे, ये आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से रिक्वायरमेंट थी। और 6 महीने कहाँ सेवा कार्य करने होंगे, गाँव में जाके गाँव के लोगों को सिखाना होगा, जो हमारे फ्री कैंप्स होते हैं, नवचेतना, बाल चेतना शिविर, और भी कई तरह के कार्य है ना, आर्ट ऑफ लिविंग के अलग दूसरे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने होंगे। तो 6 महीने का ये जो पीरियड था, स्टार्टिंग में इनिशियली देवर हैप्पी माता पिता, मगर उसके बाद थोड़ा समय बीता तो उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी थोड़ी बदलने लग गई, है ना। फादर भी ऐसा मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे जो डायलॉग्स हमको फिल्मों में सुनने को मिलते हैं वो पहली बार मैंने माता पिता से सुनने को मुझे मिले। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कई बार कि बाप रे, ये तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी ताना कस रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहा हमेशा। पेरेंट्स से कभी ऐसी ऊंची या मार तो कभी पड़ी ही नहीं थी, हमारे यहाँ कोई मारता नहीं था माता पिता कभी। और डांट भी मुझे नहीं याद इससे पहले कभी बहुत भयंकर रूप से कभी डांटा हो, मगर उस समय उनके कुछ बातें सुनी कि अच्छा खासा कमा रहे थे, यूएस भी जाने वाले थे, है ना। अब यू नो सॉर्ट ऑफ ऐसी फ्री में रह रहे हो, इस तरह की बातें भी सुनने को मिली तब। पर फिर ऐसा था, मन में ये था कि जिस पाथ में हूं मैं 100% मैं श्योर था कि मैं सही जगह पे हूं और सही लोगों के साथ हूं, सही गुरु के साथ हूं। ये कॉन्फिडेंस पता नहीं कहां से आया था मुझे, पर ये कॉन्फिडेंस के कारण ही मैं डगमगाया नहीं और आगे बढ़ता था। कहते हैं ना कि ऑब्स्टिकल्स, जो बाधाएं हैं आपके जीवन में जरूर आएंगी, मगर वो ये चेक करने के लिए आती हैं कि आपका कन्विक्शन, आपकी प्रतिबद्धता कितनी है। अगर आपकी प्रतिबद्धता सामान्य या ढीली होगी, हल्की होगी, तो तुरंत ही कोई निंदा मिलेगी या कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो आप उस कार्य को छोड़ दोगे। पर
ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव की वजह से ही मेरे अंदर आया था कि मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग रहा और मैं इन चीजों को सुनता रहा परिवार की तरफ से, जैसे दादा दादी की तरफ से भी कुछ सुनने को मिला मुझे, है ना, जो काफी शार्प क्रिटिसिज्म था, पर फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा, कृपा रही और मैं फुल टाइम टीचर बन गया। हाँ, बड़ा दिलचस्प सा है सारी बातचीत, क्योंकि आपके पिताजी भी ओएनजीसी में थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी पीएसयू है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, किसी छोटे मोटे जॉब में नहीं थे कि भाई आपने उनसे कहा और वो मान गए। मतलब उनकी अपनी एक थिंकिंग होगी, एक उनका ख्याल होगा आपके जीवन की दिशा के बारे में, और आपका कमिटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप इधर आ गए। ये बात तो है। तो अब एक व्यक्तिगत सा प्रश्न पूछूं कि क्या उस समय आपका विवाह हो गया था? क्या आपकी पत्नी थी मतलब थी उस वक्त आपका शादी हो गई थी क्या? मेरा विवाह हुआ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बना 2006 में और मेरा विवाह हुआ 2012 में, 6 साल बाद। और मेरी वाइफ भी आर्ट ऑफ लिविंग में उस समय सूरत में एज अ फुल टाइम टीचर कार्यरत थी। और जब शादी हुई उसके बाद वो मेरे साथ ही ट्रैवल करके हमने साथ में कोर्सेज सिखाए कई जगह, और अभी भी वो साथ में ही हम लोग कई बार साथ में, कई बार अलग अलग ट्रैवल करके प्रोग्राम्स सिखाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो सिचुएशन नहीं आई कि आपको मतलब उनका एक तरह से सपोर्ट ही मिला आपको इस सारे काम में? बिल्कुल बिल्कुल, और उनको उनका बहुत सपोर्ट मिला, और मैं भी ऐसी पत्नी चाहता था जो फुल टाइम हो। और मैंने भी उनको यहाँ पे आए राजस्थान, तो क्योंकि सूरत छोड़ के गुजरात से आए थे, तो यहाँ पे फुल टाइम कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, तो उसमें हम दोनों ने परस्पर एक दूसरे को सहयोग किया। नहीं, ये तो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये भी गुरुदेव की कृपा कहिए, ये ईश्वर की है कि आपको एक ऐसे साथी मिल गए जो इस चीज में, इस मिशन में आपके साथ हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब फिर एक थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अब पीछे मुड़कर अभी देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या जो चेंज हुआ, कॉर्पोरेट जॉब आपने छोड़ दी, तो कभी कोई ऐसा लेश मात्र भी आप में ये महसूस तो नहीं होता, अरे यार ये क्यों कर दिया? कभी पछतावा, रिग्रेट, या ऐसा कभी फीलिंग आती है सर? मेरे जीवन का एक चीज मैं कई बार कहता हूँ, लाइफ ऐसी है कि देयर आर नो रिग्रेट्स। कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं बाद में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जॉब तो कुछ भी नहीं थी। वो तो हर व्यक्ति उस चीज के पीछे है ही, भाग ही रहा है ना। वो उससे कई गुना अधिक बढ़ के मुझे मिला है। तो देखिए, सैक्रिफाइस तो उसको कहते हैं ना कि आपके पास बहुत कुछ हो, फिर आप उसको छोड़ देते हो और फिर कुछ नहीं करते या कुछ ऐसी सामान्य सी चीज पकड़ लेते हो। पर सामान्य लोगों को या बाहर के लोगों को अगर देखेंगे तो उनको जरूर ये लगता है, जैसे मेरे रिश्तेदार का भी अभी तक भी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ छोड़ के आया है इसमें। पर मुझे अंदर से पूछें तो मुझे लगता है कि मैं अगर कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में, डेवलपर के रूप में काम करता रहता तो केवल एक सीमित दायरा होता कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके सामने बैठ के प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं, है ना। बीच में सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है तो घर में बिता रहे हैं या पार्टीज कर रहे हैं, तो बहुत ही सीमित जीवन होता। आज मैं इतने भिन्न तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना, जैसे आज आपसे बातें हो रही हैं, है ना, ऐसे ही कई अलग हर क्षेत्र में घूमा हूँ, रहा हूँ। गुरुदेव ने मुझे ऐसे ऐसे अनुभव दिए हैं। यानी मैं एक छोटे से गांव पे जाके उनकी मंदिर की छत में भी सोया हूँ, और एट द सेम टाइम किसी बहुत ही बड़े व्यापारी या राजा टाइप लोगों के घरों में, महलों में भी कई दिनों तक रहा हूँ। तो यानी हर तरह का अनुभव जीवन का मुझे मिला है। बहुत ही कलरफुल और विविधता से पूर्ण जीवन बन पाया है, और बहुत एंजॉय करता हूँ, है ना। एवरी ईच मोमेंट इज ब्लेस्ड एंड आई फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ। क्या खूबसूरती से अभिषेक जी आपने सारी बात कह दी है कि जो आपने छोड़ा है वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं था, नगण्य था।
और जो आपको मिला है वो बेशकीमती है या वो बहुत बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है, आपने तो पाया ही पाया है। जी बहुत ही बढ़िया बात। तो इसी बात पे अभिषेक जी हम एक गाने का आनंद लेते हैं। जीवन की ये जो दिशा बदलती है, जीवन के बारे में जो ख्याल आते हैं आपके, इसके लिए एक गाने का आनंद लेते खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हाँ अभिषेक जी, अब हम आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। हमारे लिसनर्स के लिए जो आर्ट ऑफ लिविंग को ज्यादा नहीं जानते, जरा बताइए कि इस संस्था का मूल उद्देश्य क्या है, और इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपसे। आर्ट ऑफ लिविंग एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवता के कार्य करती है, और मूल उद्देश्य ये है एक स्ट्रेस फ्री वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करना। और जब तक एक व्यक्ति तनाव मुक्त नहीं होगा तब तक सोसाइटी भी तनाव मुक्त नहीं हो सकती, और जी, इस तरह से हम वर्ल्ड पीस को अचीव कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है संस्था का। जी बिल्कुल। सो इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यशालाएं बनाई गई हैं। दो तरीके से आर्ट ऑफ लिंक कार्य करता है। पिछले 40 से ज्यादा वर्षों से आर्ट ऑफ लिंक कार्यरत है। करीब 10,000 से ज्यादा सेंटर्स हैं 180 कंट्रीज में, और वहां पे एजुकेशनल प्रोग्राम यानी आर्ट ऑफ लिंक के जो प्रोग्राम्स है, कोर्सेज हैं, एक तरफ तो कोर्सेज है हम जो ऑफर करते हैं लोगों को, दूसरी तरफ हमारे प्रोग्राम्स हैं यानी सेवा के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करते हैं, हमारे लोग करते हैं अलग अलग जगह जाके। और दोनों के माध्यम से एक ही उद्देश्य है कि लोग ज्यादा खुश रहें, सबके जीवन में ऐसी मुस्कुराहट आए जो कोई भी परिस्थिति व्यक्ति छीन ना सके। तो आर्ट ऑफ लिविंग का स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ इंडिया में भी उसकी शाखा है और विदेशों में भी है, तो इसे किस तरह से मैनेज किया जाता है? क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कुछ इसके बारे में बताइए। जी, सो इंडिया में ऐसा है कि यहाँ पे एक ट्रस्ट बॉडी है ना। आर्ट ऑफ लिविंग एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर कई सारे ट्रस्ट हैं, है ना, जी, जैसे व्यक्ति विकास केंद्र, है ना, और अच्छा, वेद वेद विज्ञान महाविद्यापीठ, है ना, ऐसे 2-3 ट्रस्ट हैं। और भी प्रोग्राम्स होते हैं रूरल डेवलपमेंट के, उसका भी एक ट्रस्ट है। तो जी, एक इन सब के ट्रस्टीज हैं। अब जैसे हमारी ये जो कार्यशालाएं हैं ये सब आती हैं द आर्ट ऑफ लिविंग ट्रस्ट के अंदर, जी, और इनके जो ट्रस्टीज हैं उनके अंदर हर स्टेट की स्टेट एपेक्स बॉडीज है। तो ये स्टेट एपेक्स बॉडीज कौन कौन सी हैं? ये 2 साल के लिए चयनित करी जाती है, नॉमिनेट करे जाते हैं इसमें मेंबर्स, ट्रस्ट में भी जी, और एपेक्स बॉडीज में भी। तो अच्छा, ये इसमें जैसे राजस्थान की हम बात करें तो 5 एपेक्स मेंबर्स हैं जो यहाँ के प्रमुख या तो व्यापारी हैं या कोई बहुत प्रमुख डॉक्टर हैं, है ना, जिनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से चुना गया है, ऐसे 5 लोगों को। और ये लोग सब मैनेज करते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, गुरुदेव का विजिट है ना, क्या सेवा एक्टिविटीज लेनी है। इनके अंडर हमारे एक स्ट्रक्चर है टीचर्स का। जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स हैं, कुछ फुल टाइमर्स हैं जैसे मेरे जैसे, और कुछ हैं पार्ट टाइमर्स। अगर हम भारत की अच्छा, बात करें तो भारत में 35,000 आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स हैं, उसमें से अराउंड 1,000 ही फुल टाइमर्स हैं। तो ये टीचर्स और एपेक्स बॉडी मिलकर एक स्टेट के अंदर अलग अलग कार्यक्रम, कोर्सेज प्लस सेवा प्रोजेक्ट्स चलाती है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है अभिषेक जी। 35,000 मतलब ट्रेनर्स कहिए उनको या टीचर्स कहिए, वो आर्ट जी ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। जी अच्छा, तो जी। फिर एब्रॉड में क्या है? एब्रॉड में भी है इनका यही स्ट्रक्चर है या कोई डिफरेंट है थोड़ा सा? हाँ, अब्रॉड में भी हर कंट्री में वहाँ के एपेक्स या उनको कंट्री कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। यहाँ पे हम एपेक्स मेंबर्स या ट्रस्टीज कहते हैं, वहाँ कंट्री कोऑर्डिनेटर्स हैं।
और जी। अब्रॉड में अलग अलग कंट्रीज के कुछ अलग अलग नियम हैं, उसके अनुसार हम्म, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, पर मोटा हम्म, मोटी यही एक स्ट्रक्चर फॉलो करा जाता है। और जैसे मेरा सौभाग्य रहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स लेने हेतु मैं साउथ अफ्रीका जाना हुआ, वहाँ की 3 सिटीज में मैं गया। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो बड़े क्लोजली इस स्ट्रक्चर को देखने का मौका मिला, तो सिमिलर ही लगा मुझे, जो भारत में है वैसा ही है वहाँ पे। कंट्री हम्म, कोऑर्डिनेटर्स हर 2 साल या 5 साल में वहाँ बदलते हैं, और स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो स्टेट या कंट्री कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो टीचर्स को मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर वॉलेंटियर्स होते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आर्ट ऑफ लिविंग में एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क फोर्स है वो बहुत कम है, 3-4% से कम ही है। बाकी सारे लोग वॉलेंटियर्स ही हैं वॉलंटियर्स। जो उस काम करते हैं। हाँ अच्छा, तो जैसे विदेश में आप बता रहे हैं कि वहाँ भी ट्रस्टीज होंगे, वहाँ भी जो प्रोमिनेंट लोग होंगे, तो वहाँ मोस्टली एनआरआई जुड़े हैं या कि कुछ विदेशी नागरिक भी या फॉरेनर्स भी इससे जुड़ते हैं? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ अब तक। हाँ हाँ, वहां पे दोनों तरह के लोग हैं। एनआरआईज भी हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां तो वो सब लोग वहीं के रहे हो गए हैं, 100 साल पहले उनके हाँ, पूर्वज वो वहां तो पे आए थे। हाँ, जी जी। और जैसे केप टाउन में गया था, तो वहां पे जितने लोग मेरे प्रोग्राम में थे, एक हम्म, दो इंडियंस दिखे मुझे, बाकी सारे वहां के मूल निवासी थे जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे। सब तरह के लोग हैं। अब ये बताइए कि आपके आर्ट ऑफ लिविंग के कौन कौन से प्रमुख प्रोग्राम्स हैं और इनिशिएटिव हैं और जो लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, इसके प्रोग्राम्स के बारे में कुछ बताइए शॉर्ट। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग के देखिए, वैसे तो आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रोग्राम्स है ना, वो तो हैं अराउंड इन नंबर, अगर हम देखें 57 से ज्यादा अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। अच्छा अच्छा। उसमें तो जो एंट्री लेवल प्रोग्राम्स मुख्य है, जो लोगों को अभी जानने लायक हैं, जिस तरह से वो इस आर्ट ऑफ लिविंग में एंटर कर सकते हैं, वो है पहला तो हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसमें जी। सुदर्शन क्रिया का अभ्यास कराया जाता है। सुदर्शन क्रिया वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जी। आर्ट ऑफ लिविंग इतनी तेजी से इतनी कंट्रीज में फैला है। एक व्यक्ति ने अनुभव किया, यहाँ बैठे बैठे उसका कोई रिश्तेदार यूएस में था, तो उनको कहा तुम भी करना, मैं टीचर भेजता हूँ यहाँ से। इस तरह हम्म, से वर्ड ऑफ माउथ से ये सारा चीजें फैली, और इसको हैप्पीनेस कहते हैं। ये 3 से 6 दिन का प्रोग्राम है, 2-3 घंटे का रहता है ये पर डे। और वैसा ही एक है सहज समाधि मेडिटेशन, ये 3 दिन का, जिसमें मेडिटेशन पे फोकस कराया जाता है। मेडिटेशन अच्छा। ही कराया जाता है, सेल्फ जी। को खुद से ध्यान करने की प्रक्रिया व्यक्ति सीख जाता है। और हाँ। तीसरा एंट्री लेवल प्रोग्राम कहेंगे श्री श्री योगा, है ना, तो अच्छा जिसपे अच्छा। योगासन्स पे बेस्ड है ना। तो जिसपे आसन ही आसन एंड योगा ही योगा करा के फिर उसको ध्यान की गहराई में लिया जाता है। तो और इसके बाद व्यक्ति जब ये प्रोग्राम्स कर लेता है, एंट्री लेवल हैप्पीनेस प्रोग्राम कर लेता है, तब वो एडवांस लेवल प्रोग्राम्स, जिसके अंदर एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, दिव्य समाज निर्माण डीएसएन प्रोग्राम, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि कई सारे प्रोग्राम्स कराते हैं। बच्चों के लिए हमारे प्रोग्राम्स बहुत फेमस हुए हैं अभी। अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम में कहीं पे भी इंट्यूशन प्रोसेस आप टाइप करो, इंट्यूशन प्रोसेस बाय आर्ट ऑफ लिविंग, तो आपको असंख्य एग्जाम्पल्स, उदाहरण, जिसमें बच्चों की छठी इंद्रिय खुल जाती है, और बच्चे यानी आंख बंद है, उनको सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सा कलर है, क्या है ना। तो उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ऐसा हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा क्रांति आ रही है इंट्यूशन प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये तो हुए प्रोग्राम्स की बात। उसके अलावा जो सेवा एक्टिविटीज हैं, उसमें जो सोशल इम्पैक्ट लाने वाली कई हम चीजें करते हैं कई क्षेत्रों में। जैसे अच्छा। एजुकेशन के क्षेत्र में फ्री स्कूल्स हैं, जिसमें अराउंड 1300 से ज्यादा फ्री स्कूल्स चलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के पूरे इंडिया में। और पीस इनिशिएटिव्स गुरुदेव ने कई लिए हैं। कोलंबिया में गुरुदेव गए थे, तो वहां पे 50 साल से जो युद्ध चल रहा था वो थम गया, और उसके ऊपर एक अभी फिल्म भी बन रही है बॉलीवुड में। अच्छा। विक्रांत मैसी उसको लीड कर रहे हैं, विक्रांत हाँ हाँ। मैसी। अच्छा। और हाँ, ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। भारत गांव में हम लोग कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट भारत,
प्रोग्राम, जिसमें हर गांव में 7 लाख गांव है लगभग, उनमें हर गांव में हमारे युवाचार्य, हमारे टीचर्स पहुंच के प्रतिनिधि बना रहे हैं उस गांव के वो गांव संपन्न रहे, मस्त रहे, यानी हेल्थ अच्छी रहे लोगों की। फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कई कर रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कार्यरत हैं, एनवायरमेंटल केयर में हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, ऐसे कई और भी प्रोग्राम्स हम लोग चला रहे हैं। तो इसका मतलब है इसका विस्तार तो बहुत है इसका, और मतलब भारत के अंदर शाखाएं कहिए इनको या आपके सेंटर्स कहिए, कितनी होंगी भारत में इसकी? साउथ से लेके नॉर्थ तक और ईस्ट से वेस्ट तक बहुत शाखा सेंटर्स होंगे आपके। हाँ, भारत पे जो अगर आप सेंटर्स देखें तो 10,000 सेंटर्स हैं भारत के अंदर, और वर्ल्ड का कहना तो मुश्किल है मेरे लिए कितने होंगे पूरे वर्ल्ड में, है ना। सो कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, 35,000 टीचर्स मिलके कर रहे हैं सारा कार्य भारत के अंदर। मतलब जहां तक साइज का भी सवाल है तो रीच बहुत लंबी है, बहुत व्यापक है, ये कहना चाहिए। हाँ, बहुत व्यापक है। अभिषेक जी, 2006 से आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, तो अब ये बताइए कि इस सफर ने आपको अंदर से कैसे बदला है? हालांकि आप पहले भी बता चुके, क्या चेंजेस क्या आए आपकी सोच में और आपकी जिंदगी में? जिंदगी में तो ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, जो व्यक्ति 2 लोगों से भी सामने रह के बात नहीं कर पाता था, आज मैं हजारों लोगों की भीड़ में इंटरेक्शन करता हूँ। मैंने करीब 1000 से ज्यादा अलग अलग आर्ट ऑफ लिविंग की कार्यशालाएं सिखाई हैं अलग अलग जगह जाके, और लाखों लोगों को सिखाया है, जिनमें अगर हम पूरा काउंट करें। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो हेल्थ वाइज भी मेरे अंदर काफी इश्यूज रहते थे, अस्थमा का पेशेंट था, और ये प्रोग्राम किया, एस्टेलिन पफ कहाँ छूटा कुछ पता ही नहीं चला, नहीं तो वो हमेशा पॉकेट में रहता था। और जैसे मैंने पहले भी बताया, एमसीए जो छोड़ने वाला था, कंप्लीट ही नहीं कर, ऐसा लग रहा था कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, वो भी पूरा किया, अच्छा सक्सेसफुल जॉब भी शुरू किया। तो यानी हर क्षेत्र में, एकेडमिकली देख लो, सोशली देख लो, इमोशनली, मेंटली, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे बनाया है। आप इतने अच्छे वक्ता हो गए, इतनी बड़ी बड़ी व्यापक उद्बोधन करते हैं सब जगह जाके, ये भी बहुत। और ये भी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है साहब कि जैसे आप एस्थमा से पीड़ित थे, लेकिन उसके बावजूद आपने वो सब हेल्थ वाइज भी आप में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया। जी, मुझे तो आपके पास आना पड़ेगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं वो पफ लेते हैं ये एस्थलीन वाला, तो बिल्कुल, बहुत ही दुख होता है। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहां भी 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो मैं उनको पफ लिए हाथ में जाते देखता रहता हूँ, तो बहुत ही कई बार पीड़ा भी होती है। आपने सैकड़ों वर्कशॉप ली है, हजारों लोगों को ट्रेन किया है, तो एक एओएल टीचर बनने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग आपको कैसी मिलती है, किस तरह की माइंडसेट चाहिए, तो इसको कैसे डेवलप करते हैं? क्या ट्रेन द ट्रेनर्स वाला भी प्रोग्राम चलता है आपके इस तरह से जैसे बाकी जगह चलता है? बिल्कुल है ना। आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जो आपको तैयार करता है एक अच्छा हैप्पीनेस टीचर बनने के लिए। और अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग में योगा टीचर बनना चाहते हैं, शीर्ष योगा सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शीर्ष योगा 200 आवर्स ट्रेनिंग, 300 आवर्स ट्रेनिंग, जो आपको योगा टीचर के रूप में तैयार करता है। यानी 2 तरीके से आप आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर बन सकते हैं, एक तो सुदर्शन क्रिया सिखाने के लिए, और एक है योगासन एंड योगा की ट्रेनिंग देने के लिए। काफी सुदर्शन क्रिया विशेषकर जो सिखाते हैं, जो कोर्स है हैप्पीनेस प्रोग्राम, क्योंकि केवल वो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें केवल आसन करा रहे हैं या केवल ध्यान सिखा रहे हैं, उसमें काफी व्यापक है। उसमें गेम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, है ना, कुछ लेक्चर्स भी होते हैं। तो वो प्रोग्राम सिखाने के लिए आपको 2 एडवांस कोर्स, फिर एक वीटीपी प्रोग्राम कर लेना होता है। उसके बाद आप 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं, बैंगलोर आश्रम में ही वो ट्रेनिंग होती है। और वहां पे फिर जब आप सिलेक्शन होता है आपका, तब आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर बनते हैं, और गुरुदेव आपको उस समय ब्लेस करते हैं। और सिमिलरली योगा टीचर की ट्रेनिंग थोड़ी आसान है, जो योगा सिखाना चाहता है, आसन सिखाना चाहता है,
तो वो ट्रेनिंग तो आप हैप्पीनेस प्रोग्राम जस्ट करने के बाद भी वो यहीं पे भी कर सकते हैं, जयपुर में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और योगा के आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन सकते हैं। तो 2 तरह से अच्छा। आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, योगा के लिए आप जयपुर में जो आपका सेंटर है, यहाँ प्रताप नगर में है शायद, मेरे ख्याल में है। हाँ, प्रताप नगर में आश्रम है, तो वहां पे ये ट्रेनिंग रहती है हाइब्रिड फॉर्मेट में, 6 वीक तो ऑनलाइन और 1 वीक वहां रहकर। तो अभिषेक जी, आपने कई प्रोग्राम सिखाए, जैसे अभी आपने मेंशन किया हैप्पीनेस प्रोग्राम है, सह समाधि, मेडिटेशन, यस प्लस फॉर यूथ। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? आप ज्यादातर कौन सा आपकी दिलचस्पी जिसमें सबसे ज्यादा है? सही बताऊं तो मैं जब भी जो प्रोग्राम सिखाता हूँ ना, उस समय वही फेवरेट हो जाता है। और मैं जब बोलता हूँ, स्टार्टिंग जब करता हूँ प्रोग्राम की, मैं ऐसे ही कहता हूँ ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है, क्योंकि वास्तविकता भी यही है। तो बस ऐसे देखा जाए तो यूथ के लिए मैं बहुत सोचता हूँ, क्योंकि मुझे भी युवा काल में जब मैं सब कुछ छोड़, मतलब एजुकेशन भी छोड़ने वाला था, और शायद ऐसा लगता था जिंदगी भी बेकार है, कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो पब्स में जा रहे हैं या गलत चीजों में है, वो ही जीवन है, मुझे भी वहां जाना चाहिए। उस समय मुझे ये आर्ट ऑफ लिविंग मुझे मिला। तो मुझे लगता है युवा को एक दिशा देने की बहुत जरूरत है। तो उस लहजे से अगर देखूं तो यस प्लस प्रोग्राम जो हम लोग कॉलेज में सिखाते हैं, वो सिखा के संतुष्टि सबसे ज्यादा उस प्रोग्राम से मिलती है मुझे। बाकी सारे प्रोग्राम्स फेवरेट बन जाते हैं जब भी मैं उसे सिखाता हूँ। जी जी, आप बोलते होंगे तो एक अलग तरह का एनर्जी रहती होगी, अलग तरह का एक उसमें जोन में चले जाते होंगे जब आप सिखाते होंगे नेचुरली। यस प्लस यूथ इसका नाम है इस प्रोग्राम का, जो आपने अभी बताया। हाँ, यस प्लस का फुल फॉर्म है यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल्स वर्कशॉप। युवा को एम्पावर हो जाए, वो है ना, सशक्त हो जाए, और उसके अंदर स्किल्स आए। तो इसके लिए क्या आप कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, कैसे करते हैं? अच्छा, वहीं जाके। हाँ हाँ हाँ, स्कूल्स में प्रोग्राम को कहते हैं हम यस प्रोग्राम, या फिर मेधा योगा प्रोग्राम, और कॉलेजेस में कहते हैं यस। तो यस प्लस में हम कॉलेजेस में अप्रोच करते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके फिर यूथ को इसका एक इंट्रो टॉक देते हैं। और कई कॉलेजेस में तो हमारे साथ एमओयू भी कर रखा है, तो जहां जहां एमओयू है वहां तो आसानी से हम हर साल जो उनके इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसी में बच्चों को, फर्स्ट ईयर वालों को ये प्रोग्राम करा देते हैं। अच्छा, मैं जस्ट ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे बच्चों का एक प्रोग्राम आप करके आए, उसके बाद में उनमें से कुछ बच्चे आपके संपर्क में रहते हैं, बाद में आपके बातचीत चलती है उनसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ अक्सर उनके फोन आते रहते हैं, भैया आप आइए फॉलोअप लेने आइए। मैंने कहा हम जाते रहते हैं फॉलोअप के लिए, फिर बच्चों को फॉलोअप करवाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत जरूरत है उनका इतना माइंडसेट, स्पेशली जो कोचिंग्स हैं। जैसे हमने कोटा में लगातार हमारे प्रोग्राम, हमारी टीम, जैसे मैंने कहा ना कितनी बड़ी टीम है, तो कोटा में प्रोग्राम जब गुरुदेव आए थे 2015 में, पहली बार गुरुदेव कोटा में आए थे, और 1 लाख बच्चों का प्रोग्राम हमने करा था गुरुदेव के सानिध्य में, वहां के एक ग्राउंड में। फिर सिमिलर प्रोग्राम हमने सीकर में करा, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर करा। और अभी युवा का जो प्रोग्राम एसएमएस स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में जब गुरुदेव आए, तो 25,000 बच्चों के साथ एसएमएस स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ 14 तारीख को। तो बहुत ही अद्भुत माहौल बन गया था। ये सारे वीडियोस और ये सारी बातें यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, है ना। इस प्रोग्राम का नाम दिया था हमने आर्ट ऑफ उत्साह प्रोग्राम। तो ये संभव हो पाया जिन कॉलेजेस में हमने प्रोग्राम्स कराए हैं, उन्हीं में हमारा संपर्क रहा। वहाँ के इंस्टीट्यूट ओनर्स भी आए थे, सब लोग बड़े खुश थे, और गुरुदेव से उन्होंने स्टेज पे मिले भी थे वो सब लोग। तो ये प्रोग्राम बहुत अद्भुत रहे थे। नहीं, ये तो बहुत ही आपने दिलचस्प बात बताई मुझे कि कोटा में आपने किया है और सीकर में आपने किया, 2 बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं राजस्थान के क्या इंडिया के दोनों बड़े हैं। और कोटा में जो समस्याएं चल रही हैं वो तो आपको पता ही है सारी, क्या क्या होता है वहाँ। तो उसमें तो इस तरह के प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे बच्चों का मनोबल भी बने और वो मानसिक रूप से भी स्ट्रांग हो। बहुत जरूरी है। बहुत हमने कितने बच्चों को गलत राह पे जाने से रोक पाए हैं, क्योंकि जो जो प्रोग्राम करते गए बच्चे, उन सबको हम लोग उनको खुद ही समझ में आ गया कि छोटी सी बात में अपने जीवन को खत्म करना कोई समझदारी नहीं है।
तो बहुत बच्चे इससे बचे हैं इन प्रोग्रामों के कारण। तो चलिए अभिषेक जी, एक गाने के लिए रुक जाते हैं यहाँ। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने से हम पास आता नहीं, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने से हम पास आता नहीं, क्या हकीकत है गुलशन में उस फूल की, क्या हकीकत है गुलशन में उस फूल की, जो बहारों का दामन सजाता नहीं, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। वो फसाना बनो जो कहे हर जगह, गीत ऐसा बनो जिसको गाए जहां, वो फसाना बनो जो कहे हर जगह, गीत ऐसा बनो जिसको गाए जहां, दर्द के साज पर जिसको गाना पड़े, दर्द के साज पर जिसको गाना पड़े, ऐसा नगमा कोई गुनगुनाता नहीं, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। अभिषेक जी, आर्ट ऑफ लिविंग सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं बल्कि सोशल कॉजेस से भी जुड़ा है, जैसे अभी आपने थोड़ा सा बताया था। रूरल एरिया, प्रिजन्स, आर्मी, पुलिस, इन सब के साथ भी आपने काफी काम किया है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। हाँ जी, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में हम देखें तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं 1300 स्कूल्स में भारत में, इनको फ्री एजुकेशन हम देते हैं। और उसी तरह से अगर हम सोशल इम्पैक्ट में और बात करें, जैसे पीस इनिशिएटिव्स जो हमने गुरुदेव ने स्वयं जाके लिए हैं कई कई जगह पे, तो उससे भी बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन, मुख्य धारा से लोग जुड़े हैं, और जो कहीं ना कहीं विक्टिमाइज्ड थे, ऐसे लोग जो वॉर के कारण इफेक्टेड थे बच्चे, है ना, कई एक्स उल्फा मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अपने हथियार त्यागे। इराक में भी हमारे टीचर्स गए, उन्होंने वॉर में जो लोग प्रभावित थे 2003 में, उनके लिए काफी कार्य करा। 2018 में भी ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में कई लोगों ने अपने हथियार त्यागे थे। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स लगातार चलते ही रहते हैं कई क्षेत्रों में, जिसमें हमारे लोग, हमारे टीचर्स, इन्हीं क्षेत्रों में कुछ स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं जो केवल इन्हीं क्षेत्रों में काम करते हैं, है ना। वैसे ही दूसरे क्षेत्रों में भी कार्य हो रहा है, जैसे आप देखो एजुकेशन के बात हो गई, अपने स्किल डेवलपमेंट में जैसे हमारे कार्य चल रहे हैं, जिसमें हमारे 300 ट्रेनर्स हैं जो केवल स्किल डेवलपमेंट में ही लगे हुए हैं। जैसे हाँ, करीब 3.5 लाख लोगों को बेनिफिट पहुंचा चुके हैं, 103 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 23 ITI जो है उसमें हमने अपग्रेडेशन प्रोग्राम कराया है, और जेलों में भी लगातार आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज और स्किल सेंटर्स, ऐसी 26 जेलें हैं जिनमें हमारे लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, स्किल सेंटर्स हैं। तो जिसमें हम लोग कई ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग हो गई, सोलार एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग हो गई, है ना, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग हो गई, या डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी भी ट्रेनिंग हम अपने लोगों को देते जाते हैं जो लोग इस प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, इन सेंटर्स में जाते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम, फिर एनवायरमेंटल केयर के बारे में अगर हम देखें तो आर्ट ऑफ लिविंग ने अभी तक करीब 10 करोड़ पेड़ लगा चुका है आर्ट ऑफ लिविंग पूरे वर्ल्ड वाइड,
और करीब भारत में 72 नदियों को पुनर्जीवित किया है ना। नदियां, उनकी सहायक नदियां जिसमें पानी नहीं था, सूख गई थी, है ना, ऐसी अराउंड 72 नदियों को पुनर्जीवित करा है। कई सारी हजारों वाटर बॉडीज को हमने पुनर्जीवित किया है। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आया है ये प्रोग्राम की, विशेषकर महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के उस समय के अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर फर्नांडिस, उन्होंने इसकी बहुत सराहना भी करी है। और 30 लाख फार्मर्स को हम लोग, किसानों को हम ट्रेन कर चुके हैं नेचुरल फार्मिंग में। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आर्ट ऑफ लिविंग ला पाया है। उसका कारण यही रहा है कि लोगों को जोड़ पाए। केवल आर्ट ऑफ लिविंग करे या केवल सरकार करे उससे नहीं होगा, है ना। जो लोग वहां पर हैं उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तरफ हमने जैसे सुदर्शन क्रिया कराई, ध्यान सिखाया, लोगों की मन शांत हुआ, उनको फिर जोड़ा कि चलो अब सेवा इनिशिएटिव भी करते हैं, हम आपके गांव में ये करना चाहते हैं, आप जुड़ोगे। तो जब लोग जुड़ते हैं तो कार्य बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से कई सारी चीजें चल रही हैं अभी भी। बहुत ही व्यापक है। इसी बात से हालांकि मैंने सोचा नहीं था आपसे, ये आपका गवर्नमेंट से किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहता है? जैसे आपने अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया, फर्नांडिस साहब का, तो गवर्नमेंट किस तरह से आपके साथ कोऑर्डिनेट करती है इस? हाँ, इस पे हम इनिशिएटिव लेते हैं। गवर्नमेंट से हम पता लगाते हैं कि उनकी क्या स्कीम्स है, इस क्षेत्र में वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनको किस तरह की हेल्प की जरूरत है। तो केवल गवर्नमेंट नहीं, अदर एनजीओज भी, जैसे हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके भी कई कार्य करे हैं, जैसे स्टैंड अप एंड स्पीक आउट। तो हम उनसे संपर्क करते हैं, फिर उनकी क्या इच्छा है, उनको क्या इस तरह से सहायता चाहिए। अधिकतर क्या होता है, कोई गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, कलेक्टर के पास पहुंचता है, तो कलेक्टर को लगता है कि सामने वाला कुछ मदद के लिए आया है, तो वो पूछते हैं आपको क्या चाहिए, कलेक्टर पूछते हैं। पर हमारे यहाँ उल्टा है, हम जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हम एज अ आर्ट ऑफ लिविंग आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास लोगों की स्ट्रेंथ है, वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास स्किल्ड माइंडसेट है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो जैसे हमारे कई टीचर्स हैं जो IITians थे और फुल टाइम अभी आर्ट ऑफ लिविंग में है ना। कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो गवर्नमेंट पे रहते हुए भी जुड़े हुए हैं, कई पोस्ट रिटायरमेंट भी आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में रहकर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं। तो जो स्किल फोर्स है, स्किल है हमारे पास, वो बहुत अद्भुत और तैयार लोग हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं और उनको अच्छा लगता है, तो हम उनके साथ भी कई सारे कार्य करते हैं। तो यानी हम उनसे कोई फाइनेंशियल नहीं लेते, बल्कि हम अपना सपोर्ट हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ये तो बहुत ही व्यापक रूप है इसका, क्योंकि आपने बताया कि कई लोग जो अपने अपने फील्ड में बहुत स्पेशलिस्ट हैं वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो स्किल सेट अपग्रेडेशन में और इन सब में वो आपकी मदद करते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर है। तो अब अभिषेक जी, अब ये बताइए कि टीचिंग के अलावा, आर्ट ऑफ लिविंग के अलावा आपकी कोई खास हॉबीज या शौक, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या ऐसा कुछ जो आपको रिचार्ज करता हो, ऐसा कुछ भी है? अभिषेक जी कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं? सही बताऊं तो मुझे टीचिंग इतना पसंद है, वही मेरी हॉबी भी है और यूं कहने को कह सकते हैं कि प्रोफेशन भी है। और वो उसमें इतना आनंद आता है क्योंकि टीचिंग एक आर्ट ऑफ लिविंग की टीचिंग यानी ऐसा नहीं है कि कोई बोरिंग सब्जेक्ट आप सिखा रहे हो, आप लाइफ स्किल सिखा रहे हो, आप लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, आप अपना एग्जाम्पल दे रहे हो, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट, है ना। जब भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होता है तो दैट इज एक्चुअल कम्युनिकेशन, है ना। तो वो जैसे अभी हमारा और आपका हो रहा है, तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, आपकी जिज्ञासा को शांत करके, और हम आपके माध्यम से इतने श्रोता भी इसके बारे में जान पा रहे हैं। सो और टीचिंग में हम टीचिंग भी कैसी होती है, इट इज नॉट प्रीचिंग कि मैं केवल लेक्चर दे रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। हम कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, कुछ गेम्स खिलाते हैं, फिर उससे उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या लर्निंग रही, फिर उसको सम अप करते हैं। तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज। एंड बीच बीच में मेडिटेशंस हैं, बीच में और अलग प्रक्रियाएं हैं जो आपको रिजुविनेट करता है। तो अगर मैं देखूं को टीचिंग के अलावा, आई लव टू मेडिटेट
एंड लिसन टू सम म्यूजिक, विशेषकर कुछ चैंटिंग इस तरह का करना पसंद करता हूँ। म्यूजिक में कोई खास पसंद हो तो बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। कैसा, क्लासिकल पसंद म्यूजिक, है या? पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने गाने। वाह, 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 वाह। और कैलाश खेर और इन सब की जो वाणी है वो भी बहुत पसंद अच्छा, वाह वाह, मजा आ गया। तो आप गाने का शौक भी करते हैं क्या अभिषेक जी? कुछ गाना गाना गाते हैं? है। गाना तो अभी तो हम लोग सत्संग करते हैं, भजन वगैरह गा लेते हैं कई बार। हम्म। जब जब भी कहीं जाते हैं तो हमारे कोर्सेज में जैसे हम कहते हैं कि अपने लाइफ में आपने साधना उतारनी है, यानी आधा घंटा समय निकालना है अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, जिसमें सुदर्शन क्रिया, ध्यान रेगुलर करना है। उसके अलावा कुछ सेवा सेवा के लिए कोई समय नहीं होता। सेवा जब भी आप उपलब्ध हैं तो आपके थ्रू कुछ ना कुछ सेवा हो ही जाती है। और सत्संग, सत्संग यानी सब साथ में मिलके बैठे और एक साथ गाएं या कोई अच्छी बातें करें, चर्चा करें। तो हम लोग हर हफ्ते हमारे सेंटर्स पे सत्संग होते हैं, तब हम लीड करते हैं भजनों को। अच्छा 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 अच्छा। वैसे मैं पूछने की हिमाकत करूं या नहीं करूं, मैं सोच रहा हूं। कभी एक या दो लाइन कुछ हमें सुना सकते हैं भजन की, किसी की? आप अगर, इफ यू आर कंफर्टेबल ऑफ कोर्स, कुछ बिल्कुल बता बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वागत है। जो मैंने पहला भजन गाया था आर्ट ऑफ लिविंग में, वही मैं सुनाता हूँ, क्योंकि ये एक बार मुंह से निकला और उसके बाद फिर मैं कई भजन गाने लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्वागत है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। बहुत जी, सुंदर आपकी आवाज तो, बहुत ही मेलोडियस भी है, और उसमें एक शांत प्रवृत्ति भी है। बहुत बहुत सुंदर। मैं भी म्यूजिक का बहुत शौकीन हूँ, तो आपकी आवाज ही सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी तो आपने जो बहुत ही दो लाइन ही गाई है, लेकिन अगर लंबा सुनते तो हमें बहुत मजा आता है। तो अभिषेक जी, हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ चुके हैं। मैं अब अंत में तो केवल आपसे एक ही सवाल पूछना, एक ही बातचीत कहना चाहूंगा कि जो श्रोता आज ये बातचीत सुन रहे हैं और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ, उनके लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि आप आर्ट ऑफ लिविंग जहां पे भी हैं, और हर जगह सेंटर उपलब्ध है, टीचर्स ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान के तो उपलब्ध है ही। तो आप बस अपने वेबसाइट पे जाइए artofliving.org और उसमें सर्च करिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर, कौन है, और उनको कॉल करिए और उनको पूछिए कि अगला सुदर्शन क्रिया वाला प्रोग्राम कब हो रहा है, हैप्पीनेस प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। प्रोग्राम आप ज्वाइन करिए जिसमें आपको सुदर्शन क्रिया सीखने को मिलेगी, और वो एक बार सीखिए और सीखने के बाद प्रतिदिन उसका अभ्यास करिए। केवल 15 से 20 मिनट प्रतिदिन लगेंगे आपको। जैसे अपना मोबाइल फोन रोज चार्ज करते हैं जिससे पूरे दिन भर बैटरी चलती रहे, वैसे ही अपने सिस्टम को चार्ज करने की जरूरत है। सो आप पहला स्टेप है हैप्पीनेस प्रोग्राम करिए, फाइंड आउट करिए, और फिर आप आगे के प्रोग्राम्स के स्टेप आपको वहाँ टीचर गाइड करते जाएंगे, और आपको ना एक लाइफ टाइम मेंटर मिल जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रोग्राम करा आप छूट गए। एक बार आप प्रोग्राम करते हो तो लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हो। फिर हर संडे को सेंटर पे फॉलोअप्स होते हैं, हर गुरुवार या शनिवार को शाम को सत्संग होता है, तो आप लगातार जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत अभिषेक सोती जी के साथ सचमुच मन को छू लेने वाली रही। उनकी जर्नी हमें ये समझाती है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले जरूरी है कि हम भीतर की दुनिया को समझें, उसे शांत करें, उसे उजाला दें।
आज के समापन के लिए मैं कबीर की एक पंक्ति याद दिलाना चाहूंगा। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे लोग रोए। यानी जीवन ऐसा जिए कि हमारा अस्तित्व किसी और के लिए मुस्कान बन जाए। और अभिषेक जी की यह यात्रा इसी भावना पर आधारित है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, पर सरसी धर्म नहीं भाई। और आज की इस बातचीत से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सेवा, शांति और सकारात्मकता सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। अभिषेक जी, आपके समय, अनुभवों और दिल से साझा की गई बातों के लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं। धन्यवाद आलोक जी, ये मौका देने के लिए आपकी पूरी टीम को शत शत नमन। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।